पर्यावरण हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। सालों से है, पहले भी थी, वर्तमान में भी बनी हुई है। दुखद ये है कि इसका रूप दिन पे दिन काफ़ी विकराल होता जा रहा है। सरकारों की इस समस्या के प्रति जो नीति है वो जग जाहिर है। हमारी सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारा कोई भी हुक्मरान हो, पर्यावरण सबसे उपेक्षित विषय होता है किसी भी सरकार के लिए। यह एक कठोर वास्तविकता है। हमारी जनसंख्या का दबाव हमारे संसाधनों पे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लैंड से लेके वाटर तक, ज़मीन से लेके जल तक, वन से लेके प्राकृतिक संसाधनों की किसी भी उपलब्धता की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रही है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर एक सम्यक आवाज़, एक सटीक आवाज़ और एक ऐसी आवाज़ जो पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी सक्षम है, काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, वो सरकार के सामने आए, जनता के सामने आए। आज पर्यावरण संबंधी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आर श्रीधर साहब हैं, जो कि एनवायरनॉमिक्स फोरम के वर्किंग चेयरपर्सन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत की प्रमुख पर्यावरण समस्याएं वर्तमान संदर्भ में क्या क्या हैं? वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या खनन क्षेत्रों की है। जैसे आप जानते हैं कि खनन जहाँ भी हो रहा है, हमारे खनिज पदार्थ जहाँ भी है, वहाँ जंगल हैं, वो नदी के स्रोत भी हैं, और फिर आदिवासी लोगों का जो रहने का क्षेत्र है वो भी एक दूसरे से ओवरलैप करता है। तो जो पर्यावरण का सबसे अधिक जो हम नाश कर रहे हैं वो इसी क्षेत्रों में कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से हम लोग जो है 1990 जब से हम लोग ये बाजारीकरण के तरीकों से अपना अर्थव्यवस्था चलाने लगे, तो एकदम से इतना बढ़ावा आया कि अब अभी हम करीब 600 मिलियन टन कोयला निकालते हैं हर साल, और करीब 660-70 कोयला खदानें हैं। यहाँ कहीं भी जो है पर्यावरण के कानून अगर होते हैं तो जो है लागू होने का नाम ही नहीं है। कागज़ों में तो लागू है, मगर जगह जगह में हम लोग देखते हैं कि चाहे वो ओवरबर्डन का डंप डालना हो, उस वहाँ से ले जाके पानी का जो है क्वालिटी होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को नाप लो वो उल्लंघन पाया जाएगा। मगर क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को चलानी है तो इसमें अनदेखी किया जाता है। फिर हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सक्षम नहीं है। तो इस वजह से क्या है, बहुत सारे मामलों को अगर आप कोर्ट में नहीं ले जाते हैं तो कोर्ट का भी ऑर्डर फिर पालन कराने में बहुत बड़ा मुश्किल होता है। आज देखिए कि गंगा के ऊपर जो है लगातार एनजीटी में हर रोज सुनवाई हो रही है, तो ये सुनवाई इतनी लंबी होती जाएगी तो सुधार कब होगा? दूसरी बात है कि ऐसे क्षेत्रों से जहाँ जो भी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताते हैं वो तो स्पष्ट है कि वो हमारे ज़मीन बेच के, हमारे जंगल बेच के, हमारे इसको बेच के ही आ रहा है। उसके अलावा कुछ हमारे जो बीपीओ इसमें जो इनकम आ रहा है, उसके अलावा हमारे देश में जो परंपरागत जो लाइवलीहुड्स थे उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया है। तो इस वजह से जो भी ग्रोथ हो रहा है, एक तो उसमें कोई नौकरी का ये नहीं है, इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ। फिर इस क्षेत्रों में जो है वहाँ से फिर पलायन होता है। सो यू हैव अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स जो खनन क्षेत्र का मिस गवर्नेंस के वजह से पूरे देश में फैल रहा है। फिर दूसरा है कि आप कह रहे हैं कि हमारे शॉर्टेज है। आज के दिन में 100 मिलियन टन कोयला जो है कोयले खदानों में खोद के पड़ा हुआ है। थर्मल पावर प्लांट्स के पास अभी मैं सरकारी एप्लीकेशन है, मैं दिखाऊंगा आपको विद्युत प्रभाव करके। अभी देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा तो करीब 6000 मेगावाट सरप्लस पावर है, और ये लोग अभी कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई यहाँ के गरीबों के लिए जो है चीप कोल चाहिए, इसलिए हम वो आपके पास आ रहे हैं। मगर पिछले 1 लाख मेगावाट जो हमने बनाया उसमें कितने हम लोगों ने जो रूरल पुअर है जिनको बिजली चाहिए थी उनको पहुंचाया?
वो तो हमारे एजेंडा में है ही नहीं। और दूसरा है कि जितना पावर का कॉस्ट हो गया है हमारे लास्ट 40% के लिए तो वो अफोर्डेबल ही नहीं रह गया है। तो हम लोग अपने आप को इस इकोनॉमिक मॉडल में ऐसे जो है चक्र में डाल रहे हैं कि हम एक सिचुएशन पहुंच रहा है कि हम इससे बाहर आना, इस चक्रव्यूह से बाहर आना ही मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आज के दिन में हम सतर्क हो जाएं कि पॉइंट ऑफ सोर्स कहाँ है। आप गंगा जब क्लीन करेंगे, जब सोर्स में आपको जो है मेजरमेंट है। अभी जितना पूरा एयर पोल्यूशन का बात दिल्ली का हो रहा है और वो दिल्ली सेंट्रिक हो गया है कि अंगुल में, कोरबा में लोग जो और ये स्पॉन्जन प्लांट के नज़दीक में जो रहते हैं उनका जो है उनका लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो हमारा लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारा मुद्दा दिल्ली सेंट्रिक भी हो गया। और फिर आप देखेंगे कि उसको कंट्रोल करने का क्या है। आप कुछ शेड दे के बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस है तो उसको कहाँ से रोकेंगे आप, उसका मूलभूत इसमें कहाँ जाएंगे। अभी पिछले विंटर में हम लोगों ने देखा कि आपने रूल बनाया कि आप कोई कूड़ा जलाएंगे नहीं। अब रात में हर एक कॉलोनी में चौकीदार चाहिए, चौकीदार के लिए गर्मी चाहिए, तो उसको कूड़ा जलाना एक ही उपाय है, राइट। और लोग सोचते हैं कि ऐसा तो कम से कम कूड़ा कम हो रहा है, क्योंकि जो प्रबंधन जो सरकार को करना है वो धीरे धीरे वो प्राइवेट हाथों को देके फिर किसी के पास भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गया है। इस व्यवस्था को बदलने की बहुत जरूरी आवश्यकता है आज के दिन में। फिर दूसरा है कि जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, खनन से प्रभावित हो रहा है वो एक है, मगर प्रदूषण से अभी आप देखेंगे कि जो जहाँ फार्मा इंडस्ट्री लगाए गए, केमिकल इंडस्ट्रीज लगाए गए, वहाँ के नदियाँ नाले सब जो है, तो हम सोर्स को डिस्ट्रॉय करना है। सोर्स को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो अगले बार जो ड्राउट है, द नेक्स्ट ड्राउट मेरे हिसाब से वो तो परमानेंट ड्राउट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों में पानी क्लीन हो जाएगा या पानी नीचे जाके क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हमने जगह जगह में 600-800 मीटर खोद रखे हैं। तो ये जो प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं, इसको कैसे रिवर्स करें। एक जगह में जो है सरकार बोलती है हमारा जो नेशनली डिटरमिन्ड जो कमिटमेंट है, जो कॉप का कमिटमेंट है, कि उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 1,80,000 मेगावाट जो है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे तो पहला हम उसको बनाएं ना, क्यों और एक कोयला खदान खोदें और कुछ क्यों करें जिसमें ज़मीन और ये हो रहा है। क्यों ना इसको डिसेंट्रलाइज करें, लोग अपना सौर ऊर्जा तैयार करें, उसके लिए और आप इंसेंटिव्स दें। तो इस दिशा में तो लोग सोच ही नहीं रहे हैं। और जो ये क्लीन एनर्जी के नाम में पैसा लिया गया, मैं वही कह रहा हूँ, जो पैसा आप लोगों से टैक्स या किसी से ले रहे हैं, कम से कम वो पैसा तो उनके पास डायरेक्टली आप कुछ स्पेंड करिए। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड के नाम से हर एक टन कोयले में 2010-11 से 50 रुपये लेने लगे, फिर वो बढ़ के अभी 400 रुपये पर टन हो गया है। 400 रुपये प्रति टन पिछले साल का जोड़ के अभी करीब 54,000 करोड़ रुपए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पड़ा हुआ है। अब उसमें मैंने देखा कि एक लंबा लिस्ट बनाया है कि 55 आइटम में कुछ खर्च करने वाले हैं। अगर आप वो 55 आइटम देखेंगे तो क्या इंडिया के लिए रिलेवेंट है कि उसमें ग्रिड इम्प्रूवमेंट के लिए है, कोई सरकारी बिल्डिंग के ऊपर सोलर लगाने के लिए है, मगर लास्ट एज इफ कोई बाद में सोच के किसी ने बोला होगा यार इसमें भी कुछ लगाओ, तो लास्ट में 55th आइटम है 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेटेड थ्रू विलेज पंचायत एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। उसके लिए कितना 10,000 मेगावाट के लिए कितना प्रोविजन किया है, 5,000 करोड़। आधा करोड़ जो है कुछ सब्सिडी देंगे, पंचायत जो है वो बनाए, मगर उसका कोई प्रक्रिया नहीं है। वो आपको 3,500 करोड़ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए देना है, तो वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये है, उनके हाथ में आपने पकड़ा दिया। आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को पैसा पकड़ा दिया।
जबकि उनके पास अपना कैंपा का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, वो भी कुछ 40,000 करोड़ पड़ा हुआ है। तो जो पैसा लोगों को किसी पर्टिकुलर विषय के लिए लिया, उसको कम से कम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ऐसे ही जो नया माइनिंग का कानून आया, इसमें पहले 2010 में सरकार ने अग्री किया कि इतने अवैध खनन है इस देश में कि जब 10,000 वैध खनन है तो 1 लाख अवैध खनन है। तो सरकार ने, जो यूपीए सरकार उस समय में थी 2010 में, उन्होंने ये मान लिया कि अगर जमीन का ओनर उस खनन में मालिक नहीं होगा तो इसको रोकना मुश्किल है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। अगर कोई पंचायत को मालूम है कि पंचायती जमीन में कर रहा है कोई खनन, तो पंचायत उसका हिस्सेदार है, तो वो जाके खड़े होकर पूछ सकता है कि भाई मेरा हिस्सा क्या है। अपने ज़मीन में भी कोई करेगा तो मेरा एक इमीडिएटली हक बनता है। तो इन्होंने ये मान के इन्होंने बोला 26% ऑफ द इक्विटी विल बी विद अफेक्टेड पीपल व्हेन ए माइन इज टेकन। फिर बड़ा दबाव आया, फिमी, सीआईआई, इन लोगों का दबाव आया। फिर इन्होंने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जो अभी राष्ट्रपति जी हैं वही उसके चेयरपर्सन रहे। फिर उन्होंने उसको डाइल्यूट करके उन्होंने बोला नहीं, ओनरशिप 26% है तो वो डे टू डे मैनेजमेंट में वो लोग जो है दखलंदाजी करेंगे, इससे हम कंपनी नहीं चला सकते हैं। इसलिए आपको या तो उनको एक नॉमिनल 1 शेयर देके उनको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग या ऐसे देंगे। वो घटते घटते ये सरकार जब आया, इन्होंने उसको भगा दिया, वो लॉ को ही उन्होंने ये करके, इन्होंने 1957 लॉ में कुछ चेंजेस किए और इन्होंने कहा कि हम एक वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बना देंगे, जिसमें ओरिजिनली ये था कि 100% रॉयल्टी जो दे रहा है उतना रॉयल्टी जो है प्रभावित लोगों के लिए उस जिले में ही जाएगा। इस सरकार ने उसको अप टू 100 किया, फिर उसको घटा के अप टू 33% कर दिया। और जो 27-28 हज़ार करोड़ रुपए जो खनन प्रभावित लोगों को जाना था, वो घट के जो है 6-7-8 हज़ार करोड़ आया। अब उसको भी प्रधानमंत्री ने क्या बोला, उसको डायरेक्टली ऐसे क्यों दे, उसको नामकरण किया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो बेचारे खनिज क्षेत्र के लोग, जब उन्होंने लाल किला से बोला, उन्होंने कहा कि और एक कोई नया प्रोग्राम आने वाला है, मगर वो नया प्रोग्राम कुछ नहीं था, इसी का वो ब्रांड नेम था कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो उसमें क्या हो गया है, अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके चेयरपर्सन है, तो वो जिले में वो जो चाह रहे हैं उसी को कर रहे हैं, और वो प्रभावित आदमी के पास आज भी नहीं पहुंच रहा है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, जो भी पैसा आ रहा है उसको हाउ डू वी मिसयूज इट थ्रू द गवर्नमेंट चैनल्स, वही हो रहा है। और कई कानूनों में जो है इतना डील फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बरताया जा रहा है कि वो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। उदाहरण के लिए अभी क्या किया है कि पहले 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, रियल एस्टेट होता है, उसके लिए पर्यावरण का जो है क्लियरेंस की आवश्यकता थी। अभी उन्होंने हटा दिया। उन्होंने क्या कह के हटा दिया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही हम पर्यावरण के मुद्दों को इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए जो म्यूनसिपैलिटी है, डीडीए है, जो भी उसको क्लियरेंस देता है, वही ये पर्यावरण के क्लियरेंस का काम भी कर लेगा, राइट। तो हम तो जानते हैं कि आज की परिस्थिति में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या जो भी टाउन प्लानिंग अथॉरिटी कैसे बिल्डिंग प्लान्स क्लियर करता है, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं, जो हैपेजार्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, राइट। अगर उन्हीं के हाथ में हम इसको सौंपते हैं तो आप देखेंगे कि पर्यावरण का क्या होगा। सर 2015 में ये शहरी नवीनीकरण मिशन सरकार ने लॉन्च किया था, उस मिशन के प्रभावों के बारे में कुछ बताइए। तो ये जो है ना, एक तो ऐसे ही स्कीम है जो जैसे बोलते हैं ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, यू नो, कि कुछ ऐसे JNNURM ऐसे स्कीम्स चल रहे थे कि हमारे देश में हुआ क्या है कि जो भी अर्बन एरियाज हैं उसके रेवेन्यूज घटाते गए। पहले ऑक्ट्रॉय वगैरह होता था तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के पास पैसे थे, फिर स्लोली सेंट्रलाइज हो गए बहुत सारे टैक्सेस, और वो जो डेवल्यूशन हमने 73rd 74th अमेंडमेंट में चाहा था वो नहीं हुआ, क्योंकि या तो सेंटर ने काफ़ी पैसे रोक लिए, सेंटर से कुछ पैसा स्टेट में भी गया,
तो कुछ टाइट थे, जो अनटाइट थे उन्होंने उसमें से नाम मात्र जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए रखा। तो इस वजह से उनके इकोनॉमिक हालात इतने खराब हुए तो टाउन्स भी मैनेज नहीं हो रहे थे। तो कैसे हम इसको और इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, इसके कई तरीके लोग सोच रहे हैं। और कुछ जो 90s से चल रहा है कि इनको ऋण लेने का कैसे हम, हाउ डू वी मेक देम रेडी फॉर टेकिंग लोन्स। तो इन्होंने पहले उसको जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऐसा जो बिजनेस अकाउंटिंग, ये सब चेंज किया। धीरे धीरे बॉन्ड, अहमदाबाद बॉन्ड, विजयवाड़ा बॉन्ड, ऐसा शुरू किया। तो एक तरीके से लार्ज रिसोर्सेज जो है अर्बन एरियाज को थ्रू मल्टीनेशनल एजेंसीज, थ्रू स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट फंड्स डालने लगे। मगर उसके साथ साथ हाउ टू डेवलप द सिटी, वो आइडियाज डेवलप नहीं हुए। तो JNNURM में भी जो अर्बन रिन्यूअल था वो रिन्यूअल नहीं हुआ। लास्ट में अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लास्ट में बचा कुचा है तो कुछ JNNURM के नाम के बस बचे हैं, राइट। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ या उपयोगी हमको नहीं दिख रहा है। तो फियर जो है, अभी जो 3 प्रोग्राम जो बड़े, अमृत, फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना और ये स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी क्या है, जहाँ आपका कूड़ा ठीक नहीं है, आपका ये नहीं है, आप वाईफाई रख लेंगे तो स्मार्ट सिटी हो जाएगा क्या। और स्मार्ट सिटी भी वो कितने इसमें है, अभी मैं देख रहा था कि किदवाई नगर स्मार्ट सब सिटी। तो हमारे सिटी के अंदर ही कुछ लोग स्मार्ट होंगे, हम लोग स्मार्ट नहीं होंगे। तो वन ऑफ द थिंग्स इज ये इनिक्विटी भी बहुत डेवलप करेगा। कुछ सम सेलेक्टिव एरियाज, ये कहाँ होगा, ये लुटियंस दिल्ली में होगा, राइट। ऑब्वियसली जो पर कैपिटा ऑलरेडी 500 लीटर पानी लेते हैं, जो बिजली इतना खाते हैं, जो टेलीफोन यूसेज का डेंसिटी मैक्सिमम है, उन्हीं को आप ये फ्री वायरलेस भी देंगे, आपको सब कुछ देंगे। सो फिर स्प्रिंकलिंग के लिए आप कहीं कहीं जो है कोई दिखाने के लिए आप देंगे, कहीं जबुआ में एक गांव में हो गया या नियमगिरी में हो गया, आप दिखा देंगे। तो देर इज नो सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इज इवॉल्विंग, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुआ है। एंड यू आर डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल क्लाइंट्स कि अर्बन एंड लैंड प्लानिंग में the most important is you need to know intimately the lay of the land and people. ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जो फ्रांस में अच्छा प्लानर होगा वो प्लान यहाँ चलेगा, ये सोच के हम चलेंगे। तो यही हुआ है हमारे सड़क के अलग हालत भी आप देखेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमारे शहर में कोई सड़क बना ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल शैलो कैनॉल्स, राइट। वो कैनॉल है, वो ज़्यादा गहरे नहीं है, उसमें वो सड़क का डिज़ाइन ऐसा नहीं है। जो भी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता है उसको बोलते हैं सड़क में कैम्बर चाहिए, बीच में ऊंचा रहना चाहिए, दोनों साइड में नीचे रहना चाहिए, पानी बहना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है। मगर वो प्रिंसिपल्स यूरोप में जो है डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ बाद में सीमेंटेड रोड्स हुए और स्क्रैपिंग ऑफ स्नो जरूरी था। हमारे यहाँ तो बरसात होती है, तो बरसात के लिए रोड ठीक नहीं है। मगर देख के आए हमारे एक्सपर्ट्स, उन्होंने लगा दिया हर जगह में। अभी जितना डस्ट है हमारे सिटी में, वो जितना भी छोटे छोटे होल्स हैं वो ड्रेन ख़त्म हो जाना है। और आप देखेंगे कि कभी हंसी आता है कि सड़क से 2 फीट हाई आप ड्रेन बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पानी ऊपर चढ़ के थोड़ी ड्रेन के अंदर जाएगा। तो बेसिक डिज़ाइन में ही इतना बड़ा फ्लॉ है, और उसको हम लोग जो है उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं। एंड मुझे यही घबराहट है कि इस बार जो है द अमाउंट ऑफ मनी वी विल बी स्पेंडिंग इज वेरी लार्ज। इतने बड़े पैमाने में पैसा खर्च करके हम लोग अगर उसमें 2% पैसा निकाल के हम हर एक क्षेत्र में लोग क्या चाहते हैं, क्या इमीडिएटली वहाँ किया जा सकता है, उससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। कनेक्टिविटी भी है तो उसका क्या यूटिलिटी है, कनेक्टिविटी कहाँ के लिए चाहिए, राइट।
ये कुछ नहीं है, आपने उसी रोड पे हाईवे बनाया, उसी रोड पे मेट्रो बनाया, उसी रोड पे ये बनाया, तो सब ट्रैफिक वहीं जाके फंसेगा। आप ऑल्टरनेट एरियाज कनेक्ट करने के लिए क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों? आपको ये कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है। इट इज़ फॉर कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू आर बिल्डिंग इट इन सम प्लेसेस, इट इज़ नॉट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल। एंड यही चीज़ हो गया है। यू टेक एन एयरपोर्ट टुडे, what is the function of the airport? The function of the airport is, I am a passenger, I have to go to a gate where I'll get my boarding card, I have to go to the security, I have to climb the flight. अभी इसका स्पेस जो है इट इज लेस देन 1/3. दिल्ली एयरपोर्ट देखेंगे, स्पेस फॉर द पैसेंजर यूज इज ओनली 1/3 ऑफ द एंटायर एयरपोर्ट. एंड वाई शुड आई गो थ्रू 10 shops, right? But it is accepted by public, and slowly, I am saying it is a mall where aeroplanes also come. It is not an airport anymore. So it is for somebody's convenience we are doing it, not for what is the function it is. तो आप sewage ले जा रहे हैं इकट्ठा करके. Why should sewage of a colony go somewhere? Why can't they treat within the colony? So these require bold decisions and रिसर्च ऑन द ग्राउंड. अभी सर वर्तमान सरकार का एक बहुत ज़्यादा जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर. इवन पूर्ववर्ती सरकारों का भी काफ़ी जोर रहा है इधर पिछले 10-15 सालों से. जैसे कि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में ट्रेनें पहुंचाई जा रही हैं, रोड्स का एक्सपेंशन होना है, उधर असम से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक रेल और सड़कें बनाई जा रही हैं. तो सर इसका उन माउंटेन्स की इकोलॉजी पे क्या दुष्परिणाम इसका आएगा? अगर हम हमारे देश का जो है थोड़ा हिस्ट्री देखें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ही जो है हमारा बर्बादी शुरू हुआ. जितने भी तराई के जंगल हैं वो कटे या तो ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए, राइट? जो व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड वो हम नहीं जानते हैं. कि हमने हमारे जो प्लानिंग मैकेनिज्म है उसमें ये है कि अमेरिकन 480 ग्राम सोना उपयोग करते हैं, हमको भी उतना उपयोग करना है, राइट? तो ऐसा एक वी आर नॉट लुकिंग एट व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वी वांट. अभी जो हाईवे बना रहे हैं, द हाईवेज आर ऑफ टोटली नो यूज टू द विलेजर, राइट? तो हमारे कंट्री में हाउ पीपल आर, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर मूविंग, what are the facilities required for it, in those bases the infrastructure is not created. Infrastructure is created either at the pressure of the people who have large manufacturing, or some bureaucrat and politician together thinking that ये वाला होना चाहिए, golden quadrilateral होना चाहिए, बहुत अच्छा सुंदर नाम है, golden quadrilateral होना चाहिए, फिर हमें ये चीज़ करना चाहिए. वो करने से क्या होगा? तेजी से गुड्स जाएंगे, राइट? गुड्स जाने की ज़रूरत है क्या? लाइक आप कॉन्सेंट्रेट किया आपने राइस कल्टीवेशन और वीट कल्टीवेशन पंजाब में, अब आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आसाम में, राइट? सो वाई आर यू, आप एक गलती को दोहराने के लिए और एक गलती करते जा रहे हैं. वो मलयालम में एक स्टोरी है, जो टाइगर कैसे मरता है वो बोलते हैं कि उसको जो कहीं घाव लग जाए ना, वो सोचता है कि मैं और कहीं से थोड़ा चमड़ा निकाल के वहाँ चिपका देता हूँ तो वो ठीक हो जाएगा. ऐसे करते करते इतने हो जाते हैं. तो ये भी ऐसे ही है कि अच्छा वहाँ ये नहीं है, हम ट्रेन लगा देंगे. सो इफ़ यू थिंक ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक गोइंग इनटू द माउंटेन्स, वो ही बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी है, राइट? बट आप कह रहे हैं हम ट्रेन बनाएंगे. ट्रेन बनाएंगे किस टेरेन में बनाएंगे? कोई टिबेटन प्लाटो या हार्ड क्रेटॉन में नहीं बना रहे हैं आप टनल्स, और ये आप बना रहे हैं जो फ्रेजाइल शिवालिक और जो है सेंट्रल हिमालयन माउंटेन्स में. और आपको मालूम है यहाँ भूकंप आते हैं, यहाँ आते हैं. सो ओनली बी इंक्रीजिंग कैजुअलिटी और मोर प्रॉब्लम्स, राइट? एंड क्या इतना जो है, क्या वहाँ से फिर आप लकड़ी लेके आएंगे या लाइमस्टोन लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? Is it purely for passenger? So there are several other issues that are related to it. तो
इसमें भी देखिए कि आपको अगर करना चाहे तो कैसे सरकार खुद जो है लॉस को जो है टुकरा के करती है। कि अभी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया है, अब ये ऋषिकेश का रेलवे लाइन ले लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट सेज दैट जब तक ग्राम सभा आपको जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है, वन अधिकार समिति, जब तक आपको क्लियरेंस नहीं देती है, आप फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दे सकते हैं। तो उत्तराखंड में कई फॉरेस्ट राइट्स कमिटीज बने नहीं हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं कि भाई आपके यहाँ तो वन पंचायत है, आपको फॉरेस्ट राइट्स की ज़रूरत नहीं है, राइट, जबकि द लॉ अप्लाइज टू एवरी स्टेट, राइट। मगर ये उत्तराखंड में लगातार यही कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ उससे भी अच्छा व्यवस्था है, क्यों आप फॉरेस्ट राइट्स के लिए जा रहे हैं। मगर यहाँ यू हैव टू ओवरकम द लॉ। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, हमने फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनाए, उनका मीटिंग हुआ, उसका एनओसी भी मिल गया और उसका उन्होंने मिनट्स भी लेके डाल के फॉरेस्ट क्लियरेंस ले लिया। अब गांव वालों से पूछो यार ऐसा कुछ हुआ क्या आपका कोई, उन्होंने बोला कुछ मीटिंग रखा, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से रेल जाना है, जाना है नहीं जाना है, तो सबने कहा हाँ रेल जाना है तो जाना चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू डिफाई द लॉ, द स्टेट इटसेल्फ इज डिफाइंग लॉ। और हर एक एरिया में ऐसा हो रहा है। सो ओनली व्हेन द स्टेट अबाइड्स बाय द लॉ देन इट कैन एक्सेप्ट सिटीजन विल अबाइड बाय द लॉ। सर बीते कुछ दिनों में ये चीज़ देखी गई है कि हमारे देश के पर्यावरण में एक बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज आया है। मसलन कि रेगिस्तान राजस्थान के जिन इलाकों में जो मरुस्थल के इलाके रहे हैं, जहाँ पे कि कभी पानी देखने को नहीं मिलता था, वहाँ पे बाढ़ आ रही है। इसके उलट मैदान के जिला के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे कि सामान्य बरसात हुआ करती थी या बहुत अच्छा मानसून हुआ करता था, मानसून के दिनों में एक बहुत अच्छी बरसात हुआ करती थी, वहाँ पे सूखे की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में। तो सर क्या ये माना जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ये इसके लिए जिम्मेदार है, ये एक विश्वव्यापी चलन है शायद प्रकृति का या पर्यावरण के पैटर्न का, या इसके पीछे हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे पेड़ों की कटाई या अंधाधुंध खनन? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसमें दो किस्म की चीज़ें, लोकल कंट्रीब्यूशन भी है, वो भी सिग्निफिकेंट है, और जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है वो भी सिग्निफिकेंट है। अभी क्या हो गया, एक तो हमको पहचानना चाहिए कि पिछले 10-15 साल में एशिया हैज़ बीन बिकम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, राइट। सो लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग यूएस यूरोप में होता था कि द विंड्स विल नॉट अफेक्ट सो वेरी इजीली ऑल दिस डिस्टेंस, मगर अभी ये जो साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, ये बांग्लादेश, इसी बेल्ट में जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग, एशिया हैज़ बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो ऑब्वियसली ये एशियन ब्राउन हेज जो बोलते हैं कि ऑल ओवर एशिया देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्राउन हेज। सो ऐसे लार्जर फिनोमिना भी हैं। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ ये तो लाइक इट इज़ ए क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी फॉर पीपल ऑन द ग्राउंड। चाहे वो सेब उगाने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ नहीं हो रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है, राइट। जहाँ पहले सेब होता था आजकल वहाँ अनार उगा रहे हैं, राइट। सो एक तो है कि इट इज़ द क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड ऑल्सो देर इज पैचीनेस दैट इज इंक्रीजिंग। मतलब रेनफॉल जो है इवन नहीं है, एकदम से बरस रहा है फिर गैप ज़्यादा है, राइट। तो ये फिर जो हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो लाइक हिमालय में पिछले 20 साल में मोर देन 100 डैम्स ये बनाए हैं हमने, और अभी बना रहे हैं। और अभी तो कुछ भयंकर डैम हम लोगों ने सोच रखे हैं, जैसे पंचेश्वर का है 315 मीटर हाई डैम विच विल सबमर्ज नियरली 140 विलेजेस जो है। तो ये हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग, बिकॉज नो द रिवर्स आर देन ड्राई फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड, सॉइल मॉइस्चर इज लॉस्ट इन मेनी एरियाज। सो हम लोग जो है जहाँ जहाँ हम लोग लार्ज इम्पाउंडमेंट ऑफ वाटर कर रहे हैं उससे वी आर मेकिंग वेरी मेजर इफेक्ट। दूसरा जो है हम लोग करीब 350-360 थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में। हमारा मेजर पावर जो है
थर्मल पावर प्लांट से आता है, और हमारे थर्मल पावर प्लांट में ऐश कंटेंट 40% है। तो इतना हम लोग धुआं उड़ाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट से, वो जो है बहुत व्यापक रूप से जो है, और कई कई जगह तो जो है इट्स लाइक लिविंग इन डेथ। नो, जो अंगुल में रहते हैं या जारसुगुड़ा में रहते हैं, ये जो अभी इन्होंने क्रिटिकली एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स बोल के बनाया, उस हिसाब से देखें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, धनबाद का एरिया ले लीजिए, यहाँ तो प्रदूषण का लेवल्स इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कि यहाँ लोग जी रहे हैं तो इट इज़ अ मिरेकल, राइट। बट वो वाइड स्प्रेड भी है, बहुत एरियाज़ के लिए है। फिर कोस्टल एरियाज़ में, अभी कोस्टल एरियाज़, आप मुंद्रा कोस्ट आप गूगल में देख लीजिए, अभी कोस्ट कहाँ है, पूरा कोल पोर्ट है या थर्मल पावर प्लांट है, या तो ऑब्वियसली उसका जो भी हैबिटाट था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। तो लाइक व्हाट इज़ द प्राइस वी हैव टू पे फॉर दिस डेवलपमेंट, और ये हो किसके लिए रहा है कि लाइक वी आर सेइंग दैट 60% of the wealth is owned by first 9 people in India, right? तो संविधान में तो हमने लिख दिया है, लाइक नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिख दिया है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी आर अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मगर आप आंख बंद करके आज के परिस्थिति को आप जो है सोचेंगे तो इट्स a capitalist, communal, semi-feudal oligarchy which is running us, no, और वो it is taking us into a race into the bottom, क्योंकि अभी कंपनी को बुलाने के लिए अगर 35% आंध्र प्रदेश कंसेशन दे रहा है तो कोई कह रहा है मैं 40% दूंगा। एप्पल इंडिया में आने के लिए जो हर क्वार्टर में $100 बिलियन प्रॉफिट कमा रहा है, वो उसको जो है कंसेशंस चाहिए इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, और हम लोग सोचते हैं कि दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि हम एप्पल को इंडिया में ले आए, बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन नो व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड, राइट। एंड इसका इफेक्ट जो है हम पर्यावरण में देख रहे हैं, लोगों का मनोबल में देख रहे हैं, राइट। सर, जो सिनेरियो बन रहा है, जितनी आपसे बातचीत हुई उसके आधार पर ऐसा लगता है कि हमारे सरकार की भी पर्यावरण संबंधी जो भी नीतियां रही हैं, ये भी शायद बहुराष्ट्रीय कंपनियां या जो बाहर के बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि यहाँ फंड पंप करके और फिर उस फंड से अपना फंड रेज़ करना है, तो शायद इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है ये। हाँ, आजकल जो है बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी जो हम बोलते हैं ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके ओनरशिप डिटेल्स भी हमको मालूम नहीं है। अभी वो टाटा का कोई झगड़ा चल रहा है या इसमें हमको पता चल रहा है। टेक द इंस्टेंस ऑफ अ कंपनी कॉल्ड वेदांता, जिसके ऊपर आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग एंड नो, जब से शुरू हुआ है ये स्टेरलाइट वगैरह, तो आप देखेंगे 68% ऑफ द ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी, विच इज़ नाउ $40 बिलियन कंपनी और समथिंग, इज ओन्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप based in Bahamas. अब उसमें who are the owners? It might be from both political parties, all political parties, individuals, you know, because there have been some politicians who have been finance minister also and later on been directors there also. There have been some people who have been chief secretaries in one political party's regime, they have been directors. So a revolving door bhi chal raha hai, right? So like, who is the beneficial owner today? We don't know, right? There is one another thermal power plant in near Korba, in Janjgir Champa. Janjgir Champa में एक ही जिले में करीब 30 से अधिक थर्मल पावर प्लांट्स आ रहे हैं। तो उस वहाँ के लोगों का क्या होगा आप समझिए। उसमें एक प्लांट है which is supposedly owned by a chartered accountant family in Hyderabad. अब सडनली 4000 करोड़ का एक प्लांट लगाना, 1200-1300 मेगावाट का लगाना, राइट, बट दैट कंपनी इज ओन्ड बाय अ कंपनी इन मॉरिशियस, राइट, एंड दैट कंपनी इज ओन्ड बाय अ कंपनी इन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, राइट।
अब कहाँ तक आप जाके वहाँ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भी आप पहुँचेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि कौन है उसका ओनर। सो ये जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी नो दैट इज हैपनिंग, उसको ये लोग सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ब्लैक मनी भी नहीं आएगा, राइट। तो अभी ये बहुत नो, एंड आवर पॉलिटिशियंस आर वेरी क्लेवर। आजकल कैश थोड़ी कोई हाथ लगाता है लाइक। सर एक आखिरी सवाल सर, हालांकि आपने सर इतने विस्तार से जवाब दिया और इतने अच्छे से चीज़ों को समेटा कि मेरे प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम हो गई। एक आखिरी सवाल दिमाग में ये आता है कि लगातार विकास की बातें हो रही हैं, उसमें निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट है या किसी भी तरह का विकास है, तो सर हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, हमारे संसाधन भी सीमित हो रहे हैं। कोई भी प्राकृतिक संसाधन वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, एक संसाधन पे लोगों का ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, कृषि भूमि लगातार सिकुड़ती जा रही है, जनसंख्या हमारी सर बढ़ती जा रही है। तो क्या सर जो हमारा पर्यावरण है, एक समावेशी विकास की बात हुई थी, तो सर इस समावेशी निश्चित रूप से ये समावेशी विकास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सर हमारा पर्यावरण इन चीज़ों को संभालने के लिए किस स्तर तक सक्षम है? नहीं, अगर हम सतर्क हो जाए तो जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा ये कहना है कि वी आर अ कंट्री विच हैज़ ह्यूज पोटेंशियल बट वांट टू फेल, राइट। क्योंकि अगर हम सोचें जो है, जो अभी डेमोग्राफर्स कहते हैं, अगर हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज होता है तो 1.6 बिलियन में जाके 1.6 1.7 बिलियन में जाके स्टेबलाइज हो सकता है, वो भी 2040 में। तो इसका मतलब है कि अब से लेके 2040 तक इतना बढ़ोतरी भी होगा, राइट। प्लस हमें लगातार इतने लोगों को फॉर एवर एंड एवर जो है रिसोर्सेस उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन उतने में स्टेबल होता है तो हर साल हर दिन उन लोगों के लिए रिसोर्सेज चाहिए। इसलिए जो है इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी वाइज। और दूसरा है कि हमारा पॉपुलेशन का डेमोग्राफी ऐसा है कि बहुत सारे जो है यूथ हैं, और ये सॉफ्ट एरियाज में उतना अभी स्कोप है ही नहीं कि इतने लोगों के लिए जो है सपोर्ट करे। तो जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी है, हम लोग धीरे धीरे कोल ऑयल इनसे हम हट सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी के लिए हम लोग जो है एक बड़ा मुहिम चला सकते हैं, सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है। देन ये जो धांधली चल रही है, 40,000 करोड़ छोटा पैसा नहीं होता है। अगर कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए रखा गया है तो 40,000 गाँव में आप 1-1 करोड़ दे के बोलिए कि आप अमरूद उगाइए या आम उगाइए, तो वो तो चमत्कार दिखाएंगे, राइट। उसमें बच्चे भी लगेंगे, उसमें आप और नया टेक्नोलॉजी उनको सिखाओ, ये होगा। आप वो नहीं कर रहे हैं। आप जो है जहाँ आप बड़ा अमाउंट का डिसीजन ले सकते हैं वहाँ कर रहे हैं। तो फिर दूसरा सडनली जो है, जो अगर इम्प्रेशन बनाने का बात चल रहा है कि आप जो है, बट इम्प्रेशन इज़ नॉट रियलिटी। हम लोगों को जो है रियली क्या प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये हमारा देश है, ये और कोई आके सॉल्व करने वाला नहीं है। सो इफ़ देर इज़ अ ड्रेन से हम कचरा लगातार कैसे निकालेंगे उसका हमको तरीका चाहिए, क्योंकि हमारा ड्रेन ऐसा ही है, राइट। तो अगर हम उसके लिए सोल्यूशन नहीं लाएंगे और हम कहेंगे कि जर्मनी वाले ने एक कंप्रेस्ड ट्रक बनाया है उसको मंगवा लेते हैं वो हो जाएगा, या किसी ने जो है स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन बना दिया है, तो ये हमारे काम के नहीं है। तो उम्मीद तो ये था कि जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि लोकल लेवल में, पंचायत लेवल में, वार्ड लेवल में क्या है, ऐसे बहुत सारा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ समय उसमें लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके वी कैन डेवलप वेरी नाइस वेज ऑफ हाउ टू डील विथ ऑल दिस, क्योंकि देर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नो। और जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन है, 30 मीटर नीचे पानी जो है, इतना पानी हमारे पास है और सॉइल है, ऐसा जगह दुनिया में नहीं है। बट हम लोग उसको सही ढंग से ये नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट अप्लाइंग आवर माइंड। कितने कितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो आर सीरियसली वर्किंग ऑन दिस इश्यूज। कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के मैंने सुना है कि 1000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है। बकरी के लिए है, तो अंडा के लिए है, तो सबके लिए है, राइट।
मगर मैं नहीं देख रहा हूँ कि एनी विलेजर इज नो लाइक एनेबल्ड बाय इट। कोई विलेजर ने आज तक, मैं भी इतने गांव में गया हूँ, किसी ने ये नहीं बुलाया कि आईसीएआर के लोगों ने मुझे ऐसा गोट दिया, इस वजह से मैं मेरा ज़िंदगी बेहतर हुआ है। तो वी हैव टू डू दैट एक्टिविटी एंड रिसर्च ऑन विद द पीपल, बिकॉज द कम्युनिटीज हैव आंसर्स। कि आप बोल रहे हैं मैं पुल कहीं बनाऊंगा, अभी आप असम के लोगों से पूछा नहीं, आपने कहा 850 किलोमीटर का रोड बना दूंगा। उनको वो 850 किलोमीटर का रोड ज़रूरत नहीं है, उनको 8 किलोमीटर का रोड चाहिए जहाँ से वो घर से जो है स्कूल चले जाएं, राइट। सो आई डेफिनेटली हैव, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट व्हाट आई थिंक इज इट रिक्वायर्स फंडामेंटल रीथिंकिंग। ऐसा जो है जो बिजनेस एज यूजुअल या 10 साल में एक बार जो है, अभी देखिए फिर ये उदय स्कीम 1 लाख करोड़ रुपए जो है ऐसे डिस्कॉम को देंगे। पैसा कहाँ से आया? आपके जेब से और मेरे जेब से ही आया, या गरीब जो है बीड़ी पी रहा है उससे भी आ रहा है, राइट। एंड इट इज़ गोइंग टू व्हाट इनएफिशिएंसी ऑफ द डिस्कॉम, राइट। तो हमारे जो वही आरबीआई गवर्नर जो वाईबी रेड्डी थे, उन्होंने बोला द इंडियन पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी, इट इज़ ओनली द इंडियन इंस्टीट्यूशंस, द गवर्नमेंट विच इज़ प्रॉफिलिगेट, वो गलत पैसे खर्च कर रही है और वेस्ट कर रही है। उसको सही ढंग से लगाने से देयर इज ह्यूज स्कोप, इमेंस स्कोप फॉर जनरेटिंग जॉब्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड ऑल्सो एड्रेसिंग सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स। हमारे लाइक हमको कई विदेश से क्यों आके हमारे जो लोकल मेडिकल पीएचसी का काम करने के लिए हमको विदेश से क्यों कोई मदद चाहिए? दीज आर थिंग्स, हमको मालूम है क्या बीमारी हो सकता है वहाँ। सो देर इज अपॉर्चुनिटी इन ऑल दीज एरियाज एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम एक बेफिक्र समाज के हिस्से हैं। हमारा भारतीय समाज बहुत ही बेफिक्र और बहुत ही निश्चिंत समाज माना जाता है, और हमारी मानसिकता में ये है कि जब तक समस्या हमारे घर के अंदर नहीं आती, हम उस समस्या के लिए कभी गंभीर नहीं होते। जन जागरूकता और सरकारों की जो नीति है पर्यावरण को लेके, ये कोई बहुत निश्चित नीति नहीं है, और यकीन रखिए इसके लिए बहुत जल्दी अगर चेता नहीं गया तो अगले 10 सालों में ये समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी जितना शायद हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न के साथ सिद्धार्थ प्रियदर्शी, नई दिल्ली, टेढ़ी उंगली।